2023 ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत ही उथल-पुथल वाला साल रहा। इस साल ने निवेशकों को कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया। बहुत से लोगों को पिछले क्रैश की तरह डर लग रहा था। वे सोच रहे थे कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा तो नहीं रहा। लेकिन इसे मार्केट करेक्शन कहना ज्यादा सही होगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। करेक्शन और क्रैश में अंतर को समझने से निवेशक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। क्रैश का मतलब होता है अचानक बहुत बड़ी गिरावट। यह निवेशकों के लिए बहुत ही भयावह होता है। करेक्शन थोड़ा परेशान करने वाला होता है, लेकिन ये रीएडजस्टमेंट का समय होता है। ये बाजार को स्थिरता की ओर ले जाता है। ये एक तरह से ज्यादा तेजी के बाद सही वैल्यूएशन पर वापस आना होता है। ये बाजार को संतुलित करता है। ग्लोबल इकोनॉमी जो अभी भी महामारी से उबर रही थी, को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों ने बाजार को और भी जटिल बना दिया। इनमें लगातार बढ़ती महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता शामिल थी। ये सभी कारक बाजार पर दबाव डाल रहे थे। ये चीजें परेशान करने वाली थीं, लेकिन इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को ठप नहीं किया, बल्कि इन्होंने इसे और मजबूत बनाया। बल्कि इन्होंने एक तरह से रिकैलिब्रेशन करने पर मजबूर किया। ये बाजार के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया थी। निवेशकों ने अपनी पोजीशन को फिर से देखा, जिससे अलग अलग एसेट क्लासेस में कीमतों में बदलाव आया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। रीएडजस्टमेंट का यह दौर मुश्किल था, लेकिन जरूरी था। यह बाजार को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है। यह आसान पैसों और ज्यादा सट्टेबाजी के बाद एक रियलिटी चेक की तरह था। निवेशकों को वास्तविकता का सामना करना पड़ा। ग्लोबल इकोनॉमी झटकों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसने अपनी मजबूती दिखाई। ये बाजार की ताकत को दर्शाता है। इस करेक्शन के कारणों और नतीजों को समझना आगे के सालों के लिए बहुत जरूरी है। ये भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। 2023 के मार्केट करेक्शन के पीछे सेंट्रल बैंक पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव था। इस बदलाव ने न केवल वित्तीय बाजारों को हिला दिया, बल्कि आम लोगों की जेबों पर भी असर डाला। पूरी महामारी के दौरान सेंट्रल बैंक्स ने सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा डाला। इस कदम का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखना और मंदी को रोकना था। ब्याज दरें घटकर बहुत ही कम हो गईं। इससे उधार लेना सस्ता हो गया और निवेश को बढ़ावा मिला। इससे एसेट की कीमतों में तेजी आई, स्टॉक से लेकर रियल एस्टेट तक। लोग अधिक निवेश करने लगे और बाजार में उछाल आया। हालांकि आसान पैसों का ये दौर हमेशा नहीं चल सकता था। हर उछाल के बाद एक गिरावट आती है। महंगाई जो सालों से शांत थी, वापस आ गई। कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं और लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई। महामारी और जियोपॉलिटिकल घटनाओं के कारण सप्लाई चेन में आई रुकावटों ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। वस्तुओं की कमी और कीमतों में वृद्धि ने स्थिति को और जटिल बना दिया। सेंट्रल बैंक्स, जिनका काम कीमतों को स्थिर रखना है, को एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए। बदलाव तेज और बड़ा था। बाजारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अस्थिरता बढ़ गई। ब्याज दरें इतनी तेजी से बढ़ीं जितनी दशकों में नहीं देखी गई थीं। इससे उधार लेना महंगा हो गया। इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा। हर देश ने इस बदलाव को महसूस किया। उधार लेना महंगा हो गया, जिससे निवेश और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गया। लोग खर्च करने से कतराने लगे। एसेट की कीमतें, जिन्हें अब सस्ते क्रेडिट का सहारा नहीं था, गिरने लगी। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट दोनों में गिरावट आई। रीएडजस्टमेंट का ये दौर बहुतों के लिए तकलीफदेह था। कई लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि महंगाई को कम करने और ज्यादा नुकसानदेह आर्थिक संकट को रोकने के लिए यह जरूरी था। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक कदम था। सेंट्रल बैंक्स के फैसलों की कुछ लोगों ने आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि ये कदम बहुत कठोर थे। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में उनका बहुत बड़ा रोल था। उनके प्रयासों ने आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद की। 2023 के मार्केट करेक्शन का असर सभी सेक्टर्स पर एक जैसा नहीं हुआ। कुछ सेक्टर्स ने इस करेक्शन के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि अन्य को काफी मुश्किलों का सामना करना पीड़ा। कुछ, जैसे टेक्नोलॉजी, ने बहुत अच्छी मजबूती दिखाई। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने न केवल अपने नुकसान की भरपाई की, बल्कि नए ऊंचाइयों को भी छुआ। बाकी, जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट, को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस सेक्टर में गिरावट का दौर जारी रहा। टेक्नोलॉजी सेक्टर 2022 में मुश्किलों का सामना करने के बाद शानदार वापसी की। इस वापसी ने निवेशकों का विश्वास फिर से बहाल किया। इस वापसी का एक बड़ा कारण था कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा, जिन्हें मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है। इन कंपनियों ने अपने इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक मूव्स से मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की।
ये कंपनियां अपनी ग्लोबल पहुंच और नए नए प्रोडक्ट्स के साथ अच्छी कमाई करती रहीं, जबकि बाकी इकोनॉमी धीमी रही। इनकी सफलता ने टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई दिशा दी। इसके उलट कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में भारी गिरावट आई। इस सेक्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पीडीडीडा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण नए प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस जुटाना महंगा हो गया। इसने डेवलपर्स के लिए नई परियोजनाओं को शुरू करना मुश्किल बना दिया। रिमोट वर्क बढ़ने से ऑफिस स्पेस की डिमांड कम हो गई। कई ऑफिस स्पेस खाली पीडीडीडे रहे, जिससे रियल एस्टेट मार्केट पर और दबाव पड़ा। इन सब वजहों से लेन देन में कमी आई और प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर लोग फिर से सोचने लगे। निवेशकों ने अपने निवेश को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। इन सेक्टर्स के अलग अलग हालात से पता चलता है कि मार्केट करेक्शन हर जगह एक जैसा नहीं होता। हर सेक्टर की अपनी चुनौतियां और अवसर होते हैं। जहां कुछ सेक्टर्स को बदलते आर्थिक हालात से फायदा हो सकता है, वहीं दूसरों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह असमानता ही मार्केट की असली तस्वीर पेश करती है। सेक्शन 4 ग्लोबल इकोज, अनिश्चितता से जूझती दुनिया। मुश्किलों का सामना करते हुए देशों और लोगों को एक नाजुक संतुलन बनाने की जरूरत होती है। रेजिलियंस जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ खतरों को मैनेज करना भी जरूरी है। ये उम्मीद और सावधानी के बीच एक डांस है, जहां हर कदम मायने रखता है।